बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज इस खास कार्यक्रम में एक बेहद दिलचस्प मुद्दे के साथ आपके सामने हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अब देश की प्रमुख राजनीतिक दल है। 2 आम चुनाव में लगातार विजय के बाद हालिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी जीत के लिए पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं कभी प्रमुख राजनीतिक दल रही कांग्रेस लगातार सिमटती ही जा रही है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस फिर से उठ खड़े होने की कोशिश करती हुई दिखती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का जो राजनीतिक शून्य है उसको भरने के लिए कई क्षेत्रीय दल महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या देश में बीजेपी का कोई विकल्प वाकई बन पाएगा और क्या कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय दल की पहचान बचा भी पाएगी या नहीं। ऐसे में विकल्प की राजनीति करने वाले सियासी दलों की पड़ताल बेहद जरूरी है। तो आज हम विशेष में डालेंगे नजर कांग्रेस समेत दूसरे गैर बीजेपी दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर और समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी नहीं तो कौन। एक 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई में जूझ रही है। 5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व के खिलाफ बेहद तेजी से असंतोष बढ़ा है। ऐसे में पार्टी आला कमान ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में बड़े पद पर शामिल करने का फैसला कर लिया है। बस औपचारिक ऐलान भर अब बाकी है, लेकिन क्या कांग्रेस हिंदुत्व की उभार वाली राजनीति में अपना अस्तित्व बचा भी पाएगी? क्या प्रशांत किशोर के फॉर्मूले कांग्रेस में नए प्राण को फूंक पाएंगे? बड़ा सवाल है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। डूबते को तिनके का सहारा। हालांकि पीके खुद को सियासी दलों का खेवन हार मानते हैं, लेकिन कांग्रेस को डूबता जहाज मान चुके नेताओं को पीके से बड़ी उम्मीदें नजर आ रही है। गांधी परिवार और उनके इर्द गिर्द रहने वाले वरिष्ठ नेता इस बात से मुतमईन हो चुके हैं कि अब और कोई चारा है भी नहीं, बस आखिरी फैसला सोनिया को लेना है। पीके ने चुनाव जीतने का जंतर दिया है। पहला जंतर ये है कि अगले आम चुनाव में पार्टी यूपी और बिहार में एकला चलो की रणनीति अपनाए और बाकी राज्यों में गठबंधन की राजनीति करे। यानी पीके ने समझा दिया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी से गठबंधन नहीं किया जाएगा, यानी रही सही उम्मीद भी खत्म। वहीं जिन राज्यों में गठबंधन किया जाएगा वहां गैर बीजेपी दल कांग्रेस से मजबूत हैं और अपनी शर्तों पर कांग्रेस को झुकाने से पीछे नहीं हटेंगे। एक दूसरा जंतर ये दिया गया है कि सभी 544 सीटों के बजाय सिर्फ 370 सीटों पर ही कांग्रेस फोकस करे। कांग्रेस नेतृत्व को और क्या चाहिए? हालांकि राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को प्रशांत किशोर से सीखना पड़ रहा है कि संसदीय लोकतंत्र का हाथी कैसा दिखाई पड़ता है। गांधी परिवार के वफादार महासचिव केसी वेणुगोपाल को लगने लगा है कि अब दिल्ली दूर नहीं। किशोर had given a detailed presentation on 2024 election strategy to the Congress president and some of her senior colleagues. The plan presented by Prashant Kishore will be looked after by a small group set up by Congress president. That group will be reporting to the Congress president within a week time for a final decision. कांग्रेस ने मान लिया है कि संसदीय लोकतंत्र में डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्डिंग और मैनेजमेंट टेक्निक से चुनाव जीते जा सकते हैं और इस तरीके को अपनाने से चिलकती धूप में त्वचा का रंग तांबई भी नहीं होगा। हर लगे न फिटकरी, रंग चौखा आए। लिहाजा पार्टी के आला नेता एक हफ्ते तक इस ज्ञान का मंथन करेंगे और अपनी बात बैठक में रखेंगे, यानी सिर हिलाकर खुशी जताएंगे और हामी भरेंगे। प्रशांत किशोर जी का ज्यादा सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, मोदी के साथ
फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में थे, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। अपना कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज है। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में पार्टी के शीर्ष 15 नेताओं में मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा समेत वो नेता भी मौजूद हैं जिन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले पत्र में दस्तखत किए थे। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि पार्टी को इस बात से कतई कोई मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर की अपनी विचारधारा क्या है। 2002 के दंगों के बावजूद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की 2014 की कार्य योजना को अंजाम देने वाले पीके धर्मनिरपेक्ष भी हैं या नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। यानी अब सियासत में विचारधारा और जमीन पर लड़कर खप जाने वालों के लिए बहुत जगह नहीं रहेगी। कांग्रेस पहले भी प्रबंधकों के दम पर चलती रही है। अब फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि कांग्रेस के चीफ ऑफ स्टाफ प्रशांत किशोर रहेंगे। हालांकि पीके के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने पार्टी में किसी भी पद या पैसे की मांग नहीं की है। वो एक मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। मजे की बात ये है कि पीके ने गांधी परिवार को 4 मंत्र भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि मोदी जी मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी और मैकेनिक्स से मेजॉरिटेरियनिज्म लाने में कामयाब रहे हैं। लंबे वक्त से जमीन से कटा हुआ कांग्रेस नेतृत्व पीके की इस काबिलियत पर फिदा हो गया है। उन्हें पीके के शॉर्टकट से आखिरी आदमी तक पहुंचना आसान लग रहा है। वहीं फैमिली से नाराज लोग भी पीके की आमद से बाग-बाग हैं। तो झंडा उठाने वालों को इसमें मोदी के कांग्रेस मुक्त अभियान की साजिश नजर आ रही है। बहरहाल कांग्रेस प्रभात फेरी, प्रार्थना सभा जैसी महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव आधारित रचनात्मक आंदोलन का लंबा रास्ता तय करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को अब भी पांव में फफोले बर्दाश्त नहीं है। अंशुमन त्रिपाठी, ABN। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने वो सारी बातें गांधी परिवार को बताई जो कहने में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता सकुचाते थे। पीके ने बताया कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी को यूपीए चेयरमैन, राहुल गांधी को संसदीय बोर्ड का नेता और प्रियंका गांधी को महासचिव समन्वय की भूमिका सुझाई है। 600 स्लाइड में तैयार किए गए इस प्रेजेंटेशन में एक परिवार एक टिकट, सभी संगठनों का पुनर्गठन, सभी पदों के लिए निश्चित कार्यकाल के साथ 15,000 जमीनी नेताओं की फौज बनाने और 1 करोड़ कार्यकर्ता तैयार करने का सुझाव दिया गया है। अगर कांग्रेस ये सब बदलाव कर पाती है तो आज जो हालात हैं वो कुछ अलग तो होते और शायद हो भी पाए। उधर राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता तब शायद बन जाते, लेकिन अभी ये सवाल मुश्किल है। अब ये सवाल है कि आखिर राहुल गांधी क्या मोदी के करीब भी हो पाएंगे, और शायद लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, इसीलिए बार बार ये सवाल सबके सामने है कि मोदी नहीं तो कौन। वैसे मोदी नहीं तो कौन ये एक ऐसा सवाल है जिसमें राजनीति छिपी हुई है। इस सवाल पर कांग्रेस रक्षात्मक दिखाई देती है। राहुल गांधी की छवि जिस तरह की मीडिया के जरिए बनी है और बीजेपी के कुप्रचार की वजह से विकल्पहीनता की स्थिति बताई जाती है, ऐसे में टीना फैक्टर यानी कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव का भी फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। और इस सवाल खड़ा होता है कि मोदी नहीं तो कौन। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आज संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को दोबारा खड़ा करने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। यूपीए 3 को फिर से मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है अभी तक, इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में मिली भारी जीत के बाद ममता बनर्जी के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने दहाड़ कर पूछा कि कहां है यूपीए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए।
अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, फील्ड में रह के। ममता बनर्जी गलत नहीं कह रही हैं। 2004 में बना 14 पार्टियों का संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन धीरे धीरे छोटा होता चला गया। हालांकि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में चंद ही घटक दल रह गए हैं, लेकिन बीजेपी को अब एनडीए की दरकार नहीं रही। वहीं कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए यूपीए को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन कई गैर बीजेपी दल यूपीए में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को यूपीए का नेता मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुए घटक दलों के साथ मिलकर नया गठबंधन खड़ा करने का सपना देख रही हैं। इसके लिए वो शरद पवार से भी मिली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा शाखा ने तो शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व करने के लिए बाकायदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया, लेकिन व्यवहारिक नेता होने के नाते पवार इसके लिए तैयार नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के सलाहकार भी रहे हैं, तो शरद पवार से भी कुछ माह पहले लगातार 3 दिन चर्चा विमर्श के बाद पीके ने सोनिया के दरवाजे खटखटाए हैं। प्रशांत किशोर ने यूपीए को मजबूत बनाने के लिए ठोस प्रस्ताव दिए हैं। पीके ने 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर गए जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के साथ काम किया और जगन की सरकार बनी। तो 2021 में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके के लिए काम किया। दोनों ही पार्टियों को सफलता मिली। ऐसे में इन राजनीतिक दलों को एक बार फिर यूपीए के साथ जोड़ने की योजना और उस पर अमल के लिए प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी सबसे काबिल मान रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी पीके के कांग्रेस से जोड़े जाने पर अपनी सहमति जताई है। बात यह है कि हर नए लोग अगर कांग्रेस में जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। यह कि वो स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिशियन हैं और अच्छे स्टैटिस्टिशियन के साथ साथ उनमें पॉलिटिकल एनालिसिस की भी क्षमता है। प्रशांत किशोर ने यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने पर फोकस करने की बात कही है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में गठबंधन को मजबूत करने का सुझाव दिया है। यही नहीं, उन्होंने प्रेजेंटेशन में गठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी शामिल किया। उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर पर रही है, उन्हीं सीटों पर फोकस किया जाए और दूसरे राजनीतिक दलों से भी इसी आधार पर सीट बंटवारा किया जाए। पार्टी के 138 साल के तजुर्बे पर भरोसे के बजाय प्रशांत किशोर की दिमागी कसरत ने कांग्रेस का काम आसान कर दिया है। To reflect aspirations of a forward-looking, growing India, India of the 21st century, and how to propel the country forward. Congress organization must adapt to all these changes, and that's why this committee has been holding deliberations on the various suggestions that were given by Shri Prashant Kishore, as also time to time to Congress President by various seasoned leaders. समस्या ये है कि हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस के साथ उसके घटक दल अब आसान शर्तों पर काम करना पसंद नहीं करेंगे। 2004 में सोनिया गांधी की पहल पर यूपीए का गठन हुआ था। सीपीएम महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की थी। तब चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, पीएमके, टीआरएस, जेएमएम, एलजेपी, एमडीएमके, एआईएमआईएम, पीडीपी, आईयूएमएल, आरपीआई, आरपीआईजी, केसीजे समेत 14 पार्टियों ने गठबंधन बनाया था। वाम दल वाम मोर्चा बनाकर यूपीए से जुड़े थे। 17 मई को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर दस्तखत किए गए थे। 22 मई को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2 साल के भीतर यूपीए में बिखराव शुरू हो गया। अलग तेलंगाना की मांग को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति अलग हो गई थी, लेकिन अब वो भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अपमान पर बीजेपी को ललकारती नजर आ रही है। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. वहीं जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस आलाकमान के बर्ताव से नाराज होकर अलग हो गए थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनी थी।
प्रशांत किशोर की मदद से उन्हें फिर यूपीए से जोड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। 2007 में एमडीएमके सीएमपी पर अमल न करने का आरोप लगाकर एआईएडीएमके के साथ चली गई। तो 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते को लेकर वाम दलों ने साथ छोड़ दिया। तब सरकार को समाजवादी पार्टी ने समर्थन देकर बचाया। इसी समाजवादी पार्टी और आरजेडी को 2004 में यूपीए में आने का न्योता नहीं दिया गया था, क्योंकि अमर सिंह को भी अपमानित होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। इसीलिए अमर सिंह ने 1999 में जब सोनिया गांधी ने 272 सांसद का दावा किया तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं किया। इसके बाद अमर सिंह सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री न बनने देने का दावा करते रहे। तो 2009 में पीडीपी भी यूपीए से अलग हो गई थी, लेकिन इसी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की हाल ही में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात को यूपीए में शामिल होने का संकेत माना जा रहा है। 2009 में कांग्रेस की 206 सीटों के साथ यूपीए 2 की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन यूपीए सरकार में सिर्फ 5 राजनीतिक दल एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और टीएमसी ही शामिल हुए। 2009 में पहले टीएमसी एनडीए का हिस्सा रही। जब यूपीए में शामिल हुई तो ममता बनर्जी को रेल मंत्रालय मिला, लेकिन 2012 में मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को मंजूरी से नाराज होकर ममता अपना झोला उठाकर चल दी। 2014 में तो कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। तब वाकई यूपीए नाम भर का बच सका। ऐसे में यूपीए के जरिए कांग्रेस लड़ाई में वापसी करने की फिराक में है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। वैसे खबर ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की गठित पार्टियों के महामर्जर का प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें एनसीपी और टीएमसी भी शामिल हैं। फिलहाल ये बात दूर की कौड़ी नजर आती है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टियां गठबंधन की राजनीति करने से परहेज करती हैं। डबल इंजन की सरकार के नाम पर केंद्र राज्य दोनों जगह राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपनी ही सरकार चाहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता और आकांक्षाएं राजनीतिक दलों का रूप लगातार ले रही हैं। इसे लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक माना जाता है। फिर भी देखा जा रहा है कि छोटा भी बनकर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन करने वाले राष्ट्रीय पार्टियों को मोटा भाई बनते देर नहीं लगती। लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी है। सत्ता में वापसी के लिए गठबंधन जरूरी है, लेकिन मोदी के सामने यूपीए का चेहरा कौन है, इस पर अभी तक कांग्रेस मौन है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के उभार के कारण देश से सर्वसमावेशी राजनीति की जगह खत्म सी होती जा रही है। जिस तरह विकास के नारे पर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी, उसी तरह से आम आदमी पार्टी ने भी वैकल्पिक राजनीति के मॉडल पर दिल्ली में लगातार 2 बार कामयाबी हासिल की। दिल्ली कम्युनिटी सर्विस मॉडल को पंजाब में पेश कर एक बड़ी कामयाबी आपके झोली में आई और अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की खाली होती जगह को भरने की महत्वाकांक्षा के साथ वही मैदान में उतरती है जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही है या कांग्रेस के भविष्य पर खतरा है। अरविंद केजरीवाल को भी मोदी के विकल्प के तौर पर पेश किया जाने लगा है। खासकर मीडिया का एक तबका ऐसा करने लगा है। ऐसे में आम आदमी की पार्टी की महत्वाकांक्षाएं जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी, और किस तरह से बढ़ी हैं देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिलचस्प रणनीति सामने आ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए महफिल लूट रहे हैं और कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को जवाब देते हुए दावा किया कि राज्य में आपकी सरकार बनने जा रही है। जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी, हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में डरे हुए हैं ये बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से। अरे आम आदमी पार्टी से क्या डरे हुए, हम तो छोटे लोग हैं। ये आपसे डरे हुए, जनता से डरे हुए हैं। इन्होंने तय किया है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव ये जल्दी कराएंगे। चिंता ना करो, सारे जने इकट्ठे हो जाओ। ये चाहे जून में कराएं, चाहे जुलाई में कराएं, चाहे दिसंबर में कराएं, इस बार सत्ता आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए। देखिए, वो अपनी पार्टी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये आने जाने वालों का तांता चलता रहेगा क्योंकि हम चुनावी वर्ष में हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन दिल्ली के उस मॉडल के साथ करना, दिल्ली की परिस्थितियों के साथ करना, ये मुझे लगता है कि उनको शायद इस सारी की कल्पना नहीं है। हिमाचल स्वीकार नहीं करता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग तरह की है,
सामाजिक परिस्थितियां अलग तरह की हैं और राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग तरह की। यहाँ कभी भी किसी तीसरे दल को स्थान सम्मान हिमाचल के लोगों ने दिया नहीं है, तो इसलिए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। कुछ भी हो, खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के कांग्रेस को रिप्लेस करने के आसार बन रहे हैं। जहां जहां बीजेपी कमजोर है या सत्ता विरोधी लहर का उभार है, वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सियासी हिस्सा छीन रही है। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। 8 साल पुरानी पार्टी को पंजाब में मिली अनपेक्षित सफलता से आम आदमी पार्टी एकदम बम बम है। दरअसल बीजेपी अकाली दल से भरोसा उठने के बाद कलह की मारी कांग्रेस से निराश होकर पंजाब ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया है। पंजाब ने प्रमुख सियासी दलों को मुगालते में न रहने का संदेश दे दिया है। वहीं सच्चाई ये भी है कि आम आदमी पार्टी के अपने दिल्ली मॉडल के जबरदस्त प्रचार से भी ये कामयाबी मिली है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी के लिए बड़ी नियामत हैं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। लेकिन बीजेपी कांग्रेस जानबूझकर अंधी और बहरी बनी रहती है, जबकि केजरीवाल इसे जीत का फॉर्मूला बना देते हैं। उसे मालूम है कि यही जरूरतमंद तबका वोट डालने जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। दूसरा बड़ा ऐलान, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल है सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। लाभार्थी चेतना का यही फॉर्मूला अब बीजेपी भी अपना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा अब शुरू ही है। दिल्ली को चलाना एक बड़े नगर निगम को चलाने जैसा रहा है, जिसके पास आय के जबरदस्त स्रोत हैं। वहीं पंजाब तुलना में बहुत बड़ा कृषि प्रधान राज्य है। खेती किसानी पर टैक्स नहीं है। खाद और बिजली पर पहले से ही बहुत सब्सिडी है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन के लिए दिल्ली की जनता ने आपको चुना तो लोकसभा भेजने के लिए बीजेपी के सांसद चुने। लेकिन पंजाब में मुसलमान आटे में नमक के बराबर हैं, तो बीजेपी के लिए भी बहुत स्कोप नहीं है। उसे हमेशा अकाली दल जैसे प्रमुख दल के सहारे की यहाँ जरूरत रहेगी। लेकिन 2017 में जब अकाली बीजेपी गठबंधन को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो आम आदमी पार्टी ने अकाली दल को पीछे छोड़ते हुए प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाई। राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के करीब समझी जाने वाली आम आदमी पार्टी नारे धर्मनिरपेक्षता के लगाती है, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर बेदखल करने के लिए आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग से लेकर बुलडोजर मामले में जिस तरह का रुख अपनाया, उससे साफ है कि वो हिंदुत्व के उभार का भी फायदा लेने के लिए मध्य मार्गी रास्ता अपना रही है। मुस्लिमों की शिकायत को दरकिनार कर जहांगीरपुरी की हिंसा को रोहिंग्या और बांग्लादेशी के चश्मे से देखा जाने लगा। जहांगीरपुरी में किस तरह से भाजपा के नेताओं ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा करी, दंगे करवाए, तो आज देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, भारतीय जनता पार्टी की हिंसा से, भारतीय जनता पार्टी की लफंगई से परेशान है। पंजाब में सरकार विरोधी लहर कांग्रेस अकाली दोनों पर भारी पड़ी। आखिर आदमी तक साफ संदेश पहुंचाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को नए तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के अधिकारियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठकें कर रहे हैं। इससे भगवंत मान की कार्य क्षमता और आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आप पार्टी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है, जबकि इसकी बुनियाद में देश की राजनीति के तरीके में बदलाव की चाहत एक बौद्धिक वर्ग और सिविल सोसाइटी के जमीनी कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा है। इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि केजरीवाल मनीष को सिर्फ दिल्ली के प्रशासन तक ही सीमित रखते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर धर्मनिरपेक्षता की बात करने के लिए मनीष को ही सामने भेजा गया। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी, केवल गुंडाई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडाई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज नहीं है। बजरंग बली के उपासक अरविंद केजरीवाल हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा पर खामोश हैं।
क्योंकि हिमाचल और गुजरात में अभी चुनाव हैं, दूसरे राज्यों के मामले वो खुद निपटाते हैं, जबकि मोदी के इशारों को अंजाम देने का काम अमित शाह को सौंपा गया है। लेकिन मोदी शाह मॉडल की सफलता के पीछे आरएसएस जैसा विशाल संगठन है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बीजेपी को हिंदू प्रधान राजनीति के शिखर पर स्थापित करने के साथ साथ कांग्रेस को दूसरे नंबर से भी हटाने की रणनीति पर काम चल रहा है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को धता बताती दिख रही है। यहाँ भी एक बार हमें लिफ्ट करा दो का नारा गूंज रहा है। ऐसे में सर्वसमावेशी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ रहा है और इसकी स्वाभाविक लाभार्थी आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। बहरहाल 2 राज्यों में सरकार बनाकर आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की तैयारी में हैं। राज्यसभा में आप 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन ये भी सच है कि 2020 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 27 लाख वोट मिले थे, जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 20 करोड़ वोटों की जरूरत पड़ती है। बकौल प्रशांत किशोर, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में लंबा वक्त लग सकता है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ एपीएन न्यूज। आम आदमी पार्टी के लिए छोटा राज्य होने के नाते दिल्ली में एक मॉडल पेश करना आसान था, लेकिन 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे पंजाब जैसे बड़े राज्य में दिल्ली की कामयाबी को दोहराना आसान नजर नहीं आ रहा। वहीं अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमटी राजनीति के कारण दूसरी कतार का नेतृत्व भी की तैयार हो पाएगी, इसकी संभावनाएं भी बेहद कमजोर हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारियों में लगी हुई है। खुद को मजबूत किए बगैर विस्तारवादी राजनीति के परिणाम कितने सुखकर होंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौके बेमौके अरविंद केजरीवाल को मोदी के विकल्प के तौर पर, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जब भी ऐसा होता है, आप अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को वैसे भी समझ सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। तभी से आम आदमी पार्टी की कोशिश ये रही है कि वो अपने आप को सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में सबके सामने रखे। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा से पहले उन्हें विपक्षी एकता और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर देश के हालात पर चर्चा के लिए बैठक करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और ये हसरतें कितनी परवान चढ़ सकती हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिस प्रशांत किशोर को पाकर कांग्रेस खुशी से दीवानी हो चली है, उसी पीके की वजह से गोवा में ममता बनर्जी की हसरतों को बड़ा झटका लगा है। फिर भी पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। वो अब भी बगैर कांग्रेस विपक्षी दलों का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा लेकर मुंबई पहुंची। वहां उन्होंने शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य के हवाले से उद्धव से मिल नहीं पाई। ममता ने फिर शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि बीजेपी का विकल्प तैयार किया जा रहा है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग सिंस 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to build the cat. It is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bold out you. ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर लेते हुए अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को उजागर कर दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। ममता ने कहा कि वो अब लगातार दिल्ली प्रवास किया करेंगी, जिसके मायने निकाले जा रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की तैयारी में हैं। लिहाजा एक बार फिर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात उठाना शुरू हो गया है। इस बार ये राग छेड़ा है नव निर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने। I don't say she would, but she could be a game changer. Why not? She has got the great leadership quality. She has got the political glue. She has got the political. I see the country's future, political future
political future through great lady Mamata Banerjee. गोवा में भले ही टीएमसी नाकाम रही, लेकिन गोवा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस को टीएमसी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरो और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गए। कीर्ति आजाद और राहुल गांधी के करीबी रहे अशोक तंवर भी टीएमसी में चले गए। तो असम कांग्रेस से टीएमसी में आए वरिष्ठ नेता रिपुन बोरा ने भी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। लेकिन देश में विपक्ष को एकजुट करने की बात करने वाली ममता बनर्जी पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष से परेशान हैं। पार्टी सांसद सौगत रॉय और प्रवक्ता कुणाल घोष के पार्टी विरोधी बयानों को लेकर अनुशासन समिति विचार कर रही है। सौगत रॉय ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कुणाल घोष के भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी टिप्पणी से ममता नाराज हो गई हैं। इन मामलों में आखिरी फैसला ममता बनर्जी को लेना है। वहीं सांसद महुआ मोइत्रा पर तो ममता नदिया जिले की प्रशासनिक बैठक में फट पड़ी और चेतावनी देते हुए कह दिया कि कोई किसी खास पद तक हमेशा बना नहीं रह सकता। बहरहाल ममता को पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा ताकि वो अपना राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। मोदी नहीं तो कौन सवाल का जवाब तलाशना आसान नहीं है। ममता बनर्जी की उत्तर भारत में बहुत स्वीकार्यता नहीं है, जैसा कि हम देख चुके हैं। भाषाई गतिरोध भी ममता के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के रास्ते आड़े आ रही है। दूसरी बात, वीरभूम हिंसा और नदिया में नाबालिग से बलात्कार जैसी घटनाओं की वजह से ममता अपने ही राज्य में राजनीतिक तौर पर घिरती जा रही हैं। तो पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी समेत टीएमसी नेताओं पर कस रहे केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे की वजह से भी ममता बनर्जी काफी दबाव में हैं। ऐसे में ममता बनर्जी से उम्मीद की जा रही है कि सियासी वजूद बचाने के लिए हसरतों की उड़ान के बजाय विपक्षी एकता के लिए वो ठोस प्रयास करेंगी। तब वो अपना भी अस्तित्व बचा पाएंगी और अपने सपनों को भी समेट पाएंगी। लेकिन गैर बीजेपी राज्य जो हैं वो तमाम उसके जो दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प बनाने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हिम्मत अभी तक नहीं हारी है। देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही मुंबई में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन देश में तीसरे मोर्चे का प्रयोग कभी सफल नहीं रहा। ऐसे में क्या तीसरा मोर्चा देश को कोई विकल्प दे पाएगा? एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देश में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी मोर्चा बनाने की कवायद एक बार फिर हो रही है। हाल ही में ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश के हालात पर बातचीत के लिए एक बैठक का प्रस्ताव रखा। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसी सिलसिले में मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ और शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। इस बैठक में देश में मौजूदा राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई। लेकिन बैठक के बाद दोनों ही दलों ने साफ कर दिया कि कोई मोर्चा कांग्रेस को साथ लिए बगैर नहीं बन सकता। शिवसेना ने कहा कि बगैर कांग्रेस के कोई मोर्चा नहीं बन सकता, तो शरद पवार ने भी साफ तौर पर बता दिया कि कांग्रेस के बगैर तीसरा मोर्चा संभव नहीं है। तीसरे मोर्चे के पहले प्रयोगों में साथ रहे वाम मोर्चा का भी मानना है कि मौजूदा हालात में तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। जाहिर है कि बड़ा मोर्चा नहीं बनने की सूरत में बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। बीजेपी ने पिछले आम चुनाव में 37.6% वोट हासिल किए तो 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 41% से ऊपर चली गई। ऐसे में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद एकदम बेमानी है, बल्कि माना ये जा रहा है कि इससे विपक्ष के वोटों में बिखराव ही होगा। सन 77 में भी विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया था, जिसे जनता पार्टी का नाम दिया गया। इसमें जनसंघ भी शामिल थी। जनता पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन आपसी कलह में जनता सरकार 3 साल में ही गिर गई।
1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। जनता पार्टी के अलग अलग टुकड़ों से ही भारतीय जनता पार्टी, लोकदल जैसी पार्टियां अस्तित्व में आई। 1989 में एक बार फिर राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से वीपी सिंह की अगुवाई में एक प्रयोग हुआ। तब लोकदल, जन मोर्चा और कांग्रेस जगजीवन गुट जैसे पार्टियों ने मिलकर जनता दल बनाया। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु के डीएमके और असम की असम गण परिषद जैसे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लिया गया। तो दक्षिणपंथी बीजेपी के साथ ही वामपंथी पार्टियां भी राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा बनी। वीपी सिंह का नेशनल फ्रंट बोफोर्स घोटाले के आरोप के बल पर राजीव गांधी को हराने में सफल रहा। ये गठबंधन सत्ता में तो आ गया, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। भाजपा के समर्थन वापस लेने से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। तीसरी बार 1996 में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने से जनता दल, वाम दलों और कई क्षेत्रीय दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। 13 दलों के इस गठबंधन को संयुक्त मोर्चा नाम मिला। गठबंधन के साथ ही संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनी। 2 साल में इस गठबंधन से 2 प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी गठबंधन लंबा नहीं चल सका। 2 साल में ही सत्ता से बाहर हो गया। सत्ता जाने के बाद इस गठबंधन में बिखराव होता चला गया। ऐसे में गठबंधन की राजनीति सत्ता के स्वार्थ में एकजुट हुए नेताओं की वजह से बदनाम हुई, और जबकि गठबंधन का राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकतंत्र के परिपक्व होने का प्रतीक है। तीसरा मोर्चा एक बार फिर आकार लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तीसरा मोर्चा देश की राजधानी तक सफर कर पाएगा, क्योंकि इस मुहिम में शामिल नेताओं को गैर कांग्रेसी मोर्चे की जिद की वजह से बहुत कामयाबी मिलने के आसार नहीं है। लेकिन इन नेताओं की मंशा कुछ और है। तीसरे मोर्चे के तहत उन राजनीतिक दलों को भी साथ लेने की योजना है जो नाराजगी के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ है। और अगर तीसरे मोर्चे की पार्टियां चुनावी गठबंधन और साझा न्यूनतम कार्यक्रम लेकर मैदान में उतरती है और कामयाब होती है, एक प्रेशर ग्रुप तैयार हो सकता है जो दोनों बड़ी पार्टियों से सत्ता का सौदा कर सके। लेकिन बीजेपी को इससे नुकसान के बजाय नफा ज्यादा होने की उम्मीद है और मोदी के कांग्रेस मुक्त अभियान को और ताकत हासिल होगी, क्योंकि कमजोर विपक्ष ही बीजेपी की ताकत है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपना एक वोट बैंक ऐसा तैयार कर लिया है जिसकी काट ढूंढना मुश्किल हो रही है, और अब उसे अगले आम चुनाव तक और मजबूत करने की कवायद जारी है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 37.6% वोट हासिल हुए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 41.3% वोट शेयर पहुंचा। जाहिर है कि मोदी का विकल्प तलाशने के लिए गैर बीजेपी दलों को 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत है। इसमें जाति के आधार पर बटे हुए मतदाता भी शामिल हैं, तो मतदान न करने वालों को भी पोलिंग बूथ तक ले जाने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी के संगठन से लेकर प्रचार, राजनीतिक कार्यक्रम, गठबंधन, टिकट वितरण के अलावा बूथ प्रबंधन तक किसी भी दल के मुकाबले अगर हम देखें तो ये सब कुछ इतना चुस्त दुरुस्त है कि ऐसे में तीसरे मोर्चे से भी बीजेपी को ही फायदा मिल जाता है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के तले विपक्षी एकता आसान नजर नहीं आती। अगर व्यक्तित्वों की बात की जाए तो विपक्ष का कोई भी नेता मोदी के विकल्प के रूप में नजर इस वक्त तो नहीं आता। ऐसे में देश की जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा विकल्प है। आवाम अपना लीडर खुद तय कर देती है। बहरहाल आज के हालात में मोदी नहीं तो कौन सवाल का जवाब कोई नहीं है। आज विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपके सामने आएंगे एक विशेष लेकर। नमस्कार।